हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइफ। मैं पटना आया हूँ बिलाल अहमद सर के यहाँ, जो हाल ही में बीपीएससी का 65वां रिजल्ट आया है। तो सर का 196 रैंक के साथ सप्लाई ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। तो आज हम जानेंगे सर की संघर्ष की कहानी, जानेंगे सर का टाइम टेबल और सर ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये मेरा शेल्फ है, ये देखिए मैंने हर टॉपिक के लिए अलग अलग शेल्फ बनाया है। जैसे ये ऑप्शनल का है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बुक्स मेरे रखे हुए हैं, जैसे जो ह्यूमन ज्योग्राफी, फिज़िकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी, फिर क्लास नोट्स हैं। फिर वहीं पर आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग से बुक शेल्फ है। एनसीईआरटी ये हिस्ट्री है, इधर पॉलिटी पूरा हिस्ट्री है पूरा, इधर मॉडर्न इंडियन स्पेक्ट्रम की, मिडाइवल इंडिया है, इंडियन इकॉनमी, फिर इधर पॉलिटी की पूरी बुक शेल्फ है मेरी। और ऊपर में बीपीएससी का, और जो भी आप तो समझ ही सकते हैं कि कितना मैगज़ीन और क्या आता है, तो वो सब के लिए अलग शेल्फ। लेकिन इस तरीके से शेल्फ में लगाने का मेरा ये फ़ायदा हुआ कि मुझे बुक्स को ज़्यादा टेंशन नहीं होता था कौन बुक कहाँ रख दी हैं। तो आप लोग भी अगर शेल्फ में अगर डिवीज़न कर करके रखें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये मेरा बुक शेल्फ था। और फिर ये मेरा टेबल है। और मैं रेगुलरली जो बुक्स पढ़ता था, जैसे मैंने हिस्ट्री स्टार्ट किया तो जो टॉपिक हिस्ट्री में जो जैसे इम्पॉर्टेंट है तो वो सब बुक्स को मैं यहाँ पे रखता था। तो आप देख सकते हैं ये मेरा टेबल है और यहीं पे मैं किताब रखता था कि जो बार बार उठ के नहीं पढ़ना पड़े। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट का, तो मैं करंट का अलग ही डेडिकेटेड सेक्शन रखता था। करंट में इस सेक्शन में करंट रखना है, यहाँ पे पॉलिटी रखना है, या जीएस का जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, इधर ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लियर करना है, तो वो ताकि बार बार उठ के नहीं जाना पड़े। तो इस एक चीज़ रखा कीजिए कि जिस पे पढ़ना उसमें कम किताब रखें। कम किताब रहेगा तो थोड़ा टेंशन भी कम होगा। तो ये मेरा शब्द। और एक और बात मैं बहुत बताना चाहता हूँ कि देखिए ये मेरा जो है ये सिलेबस, मैंने सिलेबस चिपका रखा था। ये देखिए ये मेरा ऑप्शनल का सिलेबस है और उसी के बगल में ये जीएस का सिलेबस है, ये जीएस का सिलेबस है। तो मैंने, और उसके साथ साथ जब मैं प्रिपरेशन करते हैं पे कैलेंडर भी रखता था कि मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ, मेरा पीटी कब है, मेरा मेंस कब है। तो मुझे ये बताता था कि इतना दिन मेरे पास बचा हुआ है टाइम, इतने दिनों में मुझे कंप्लीट करना है। और फिर ये सिलेबस के लिए मुझे बार बार कि क्या पढ़ना है, टू द टॉपिक एकदम स्टिक करके। और इधर ये ऑप्शनल का सिलेबस पूरा, हर एक टॉपिक को एनालाइज और याद हो गया है मुझे कि कौन से टॉपिक में क्या क्या, कौन से सेक्शन में क्या क्या टॉपिक है ये। उसके बाद फिर ये तो खैर हर स्टूडेंट का रूटीन जो कभी फॉलो नहीं हो सकता है, ये नॉर्मल है। मैंने भी बनाया था लेकिन बहुत रेयरली होता था फॉलो। लेकिन ज़्यादातर होता था कि पूरा 100% तो फॉलो नहीं, कम से कम 60% तो फॉलो हो ही जाता था। तो ये मेरा रूटीन था मंडे टू फ्राइडे का। स्लॉट्स में मैंने डिवाइड किया था, स्लॉट 1 2 3 4। सैटरडे के दिन भी ये स्लॉट्स था, संडे के दिन का अलग। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये 100% कभी आज तक फॉलो नहीं हुआ है। 50% 60% स्लॉट हो जाता था। और ये तो मैंने अभी फ़िलहाल कुछ और नोट, लेकिन यहाँ पे मैं नोट्स भी चिपका रखा था कि मुझे कब टेस्ट देना है, क्या करना है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है नोट्स बनाना। और मैं ये स्टिकी नोट हमेशा अपने पास रखता था। देखिए ये फॉलो नहीं हो पाता था लेकिन ये फॉलो होता था। ये क्या है, ये मेरा स्टिकी नोट है। इसमें मैं क्या करता था कि जैसे आज के दिन मैं सुबह उठा, कितना बजे उठा, क्या, वो सब को मैंने नोट डाउन कर लेता था कि आज के दिन में इतना टाइम मेरे पास बचा हुआ, इसको मैं यहाँ पे चिपका लिया करता था इस तरीके से। तो मुझे पता चल जाता आज 8 घंटा मुझे पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। तो मैं इसको फॉलो करता था एकदम स्ट्रिक्टली। ये 90% फॉलो हो जाता था, लेकिन ये कभी कभी नहीं हो पाता था। सर आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अहमद है। मेरा 65th बीपीएससी में 196 रैंक मिला है और मुझे सप्लाई ऑफिसर का पोस्ट मिला है। मैं भागलपुर मुजाहिदपुर का रहने वाला हूँ। मेरा 10th सेंट जोसेफ स्कूल भागलपुर से हुआ है। उसके बाद फिर 12th के लिए मैं पटना आया, पटना मुस्लिम हाई स्कूल से मैंने 12th किया। फिर मैंने ग्रेजुएशन पटना कॉलेज से किया है और मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड से मैं ग्रेजुएट हूँ, हिस्ट्री से। सर आपका ऑप्शनल क्या था, वो मीडियम? देखिए मेरा मीडियम जो है वो इंग्लिश मीडियम था और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, जो बाकी स्टूडेंट हैं उनमें एक हिंदी और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि यार इंग्लिश मीडियम वाले बहुत ज़्यादा क्वालिफाई कर लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी कि हिंदी और इंग्लिश के ये चक्कर में ना पड़ें। मीडियम कोई भी हो, सफलता मिलती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी से क्वालिफ़ाई किए हैं
इंग्लिश से भी बहुत सारे स्टूडेंट रिजेक्ट होते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मेरे ही दोस्त लोग 2-3 ऐसे हैं जिनका इंग्लिश मीडियम है लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, और मेरे ही दोस्त ऐसे हैं जिनका हिंदी मीडियम और उनको टॉप 50s में भी है वो। तो हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में ना पढ़ें, मीडियम कोई भी हो अच्छे से पढ़ें, आप क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। बट सर जो हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया था तो उसमें जो हिंदी मीडियम वालों का था ना बहुत कम रेस हुआ था, तो लोग कह रहे थे जो और भी स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम वाले कि उनके साथ नाइंसाफ़ी, मतलब पैनल को लगता है कि क्या हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट कमज़ोर होता है, ये सब। देखिए, जहाँ तक यूपीएससी का सवाल है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यूपीएससी पैन इंडिया, ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट भी आएंगे, कश्मीर भी आएगा, गुजरात, साउथ इंडिया भी। तो अगर आप हिंदी बेल्ट देखें तो वो बहुत 40% हिंदी स्पीकिंग है, लेकिन अगर साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर तो इंग्लिश मीडियम ही है साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में। तो इंग्लिश मीडियम वो लोग ज़्यादा ऑप्ट करते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी तो वो ऑप्ट करते नहीं है। और बाकी जो लोगों का कहना है कि इंग्लिश से ज़्यादा रिजल्ट हो रहा है, हिंदी से बहुत कम। तो मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी कि इसका कारण जो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि देखिए, जैसे यूपीएससी का जब कोचिंग का जो सेंटर है दिल्ली, तो दिल्ली में बिहार यूपी के तो स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन साउथ इंडिया के भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। तो जो रिसोर्स है, जो अवेलेबिलिटी है, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है क्या करते हैं कि ताकि उनको बहुत स्टूडेंट को कवर करना है, तो स्टूडेंट को कवर करना है तो वो इंग्लिश में ज़्यादा मटेरियल निकालते हैं, इंग्लिश में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो और इंग्लिश में समझने में भी थोड़ा ज़्यादा आसानी से होता है, क्योंकि हिंदी का कुछ टर्म्स बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हिंदी टफ़ है या हिंदी का कहा जाए कि वो सब्जेक्ट मुझे मार्क्स नहीं दिला रहा, क्योंकि रिसोर्स इंग्लिश में ज़्यादा है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम को ऑप्ट इसलिए करते हैं क्योंकि साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे बिहार से भी हैं, तो उनको भी लगता है कि नहीं मटेरियल ज़्यादा है, डायमेंशंस ज़्यादा है, इसलिए वो इंग्लिश में स्विच कर जाते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे टॉपर ऐसे भी होते हैं जो हिंदी से ही करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में रिसोर्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स ज़्यादा है, इस वजह से लोग हिंदी से इंग्लिश में स्विच कर जाते हैं। लेकिन अगर हिंदी ही रहे तो मेरा नहीं मानना है कि हिंदी से रिज़ल्ट रुकता है, या हाँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ही इंग्लिश में ऑप्ट कर रहे हैं तो रिज़ल्ट प्रोपोर्शनेट वे में इंग्लिश में ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी मीडियम वाले भी टॉप करते हैं, तो हिंदी का और इंग्लिश का स्टूडेंट को तो ये सोचना ही नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें और अदर चीज़ों से बचें, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, और जो हमारा जो चल रहा है मेहनत से करें और क्वालिफाई ज़रूर करें, चाहे वो हिंदी मीडियम से करें या इंग्लिश मीडियम से करें। सर आपका जो अभी बीपीएससी का आपका रिजल्ट आया, तो इसका सर आपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्या स्ट्रेटजी बनाई? देखिए, बीपीएससी और यूपीएससी टोटली डिफरेंट हो जाता है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स में और इंटरव्यू वानी, वहाँ पर्सनालिटी टेस्ट लिखा रहता है, तो वो हॉलिस्टिक वे में पढ़ना होता है, सब कुछ की तैयारी एक साथ करनी होती है, तो आपको हॉलिस्टिकली सब कुछ को पढ़ना है। लेकिन वही चीज़ आप बीपीएससी में जब आ जाते हैं तो बीपीएससी में क्या होता है कि आपका प्रीलिम्स अलग, मेंस अलग और इंटरव्यू अलग होता है। तो बीपीएससी में आपको प्रीलिम्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी करना होगा, मेंस के लिए अलग स्ट्रैटेजी, और इंटरव्यू तो आपका वो हॉलिस्टिकली जब मेंस का आप तैयारी करेंगे तो अपने आप वो डायमेंशन आ जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना है, जैसे सब्जेक्ट वाइज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी में ही पूरा समय बिता देते हैं। साइंस से 30 क्वेश्चन आना है, मैथ्स से 10 क्वेश्चन आना है, तो साइंस को उतना नहीं तरजीह देते हैं जितना कि पॉलिटी को देते हैं। पॉलिटी से सिर्फ 10 क्वेश्चन आना है, और वो भी आसान क्वेश्चन रहता है कि आप आराम से 7-8 नंबर ला सकते हैं। साइंस कम से कम 20 मार्क्स आना ही चाहिए 30 में। तो स्ट्रैटेजी बनाएं, किस टॉपिक से मेरा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अच्छे से पढ़ें। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि नॉन इंजीनियरिंग, जो कि इंजीनियर्स नहीं है या साइंस बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन साइंस नहीं है, वो क्या करते हैं, मैथ को पूरा छोड़ देते हैं, इग्नोर, बोलते हैं कि यार मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, उसी से मैं क्वालिफाई करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेक टू नेक फाइट 1-2 नंबर से रिज़ल्ट छूटता है लोगों का। तो उसमें जो मैथ का जो 10 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंजीनियर्स लोग जो हैं साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैथ जिसका बैकग्राउंड, तो 10 में से 10 बना देते हैं वो लोग, 10 में से 9 भी उनका बन जाता है, तो उनका ठीक है। लेकिन हिस्ट्री वगैरह थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन उनको मैथ्स तो चलो ठीक है, बाकी आर्ट्स सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो मैथ को इग्नोर बिल्कुल ना करें, हम तो ये बोलेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन
ये 2 नंबर 3 नंबर से रिज़ल्ट छूट जाता है। तो 10 में से कम 6-7 क्वेश्चन तो आपका बनना ही चाहिए। 65th मैं भी हिस्ट्री ग्रेजुएट, लेकिन 12th मैथ्स था तो लेकिन छूट मैथ तो एवरीथिंग इज़ ऑफ प्रैक्टिस, तो मेरा छूट गया, लेकिन मैंने भी इसको प्रैक्टिस की और फिर मेरा 65th में 6 या 7 नंबर मेरा क्वेश्चन सही था। तो वो काफ़ी कट ऑफ से मुझे 2-3 नंबर ही ज़्यादा आया था। तो सोचिए अगर मेरा मैथ्स अगर मैं ध्यान नहीं देता और 10 में से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन बना पाता तो मैं आज आपके सामने बोल ही नहीं पा रहा होता, क्योंकि मैं रेस से ही बाहर हो जाता। तो कट ऑफ से मैं 3-4 नंबर ही ज़्यादा था। हाँ, लेकिन मेन से मेरा मार्क्स काफ़ी अच्छा था। तो वो नहीं सोचना, प्रीलिम्स का एकदम अच्छे से करना, आपको हर टॉपिक को, करंट अफेयर्स को भी देखना अच्छे से और स्ट्रैटेजी बनाएं सब्जेक्ट वाइज। और प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें। कोई भी कोचिंग हो, कोई भी मटेरियल हो, घर पे दें या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, लेकिन टेस्ट सीरीज़ तो देना ही है। कम से कम 2 इंस्टीट्यूट का या कम से कम 2 सेट, जैसे कोई एक इंस्टीट्यूट का करें फिर दूसरे इंस्टीट्यूट का करें, 2 सेट तो ज़रूर बनाएं। और एग्ज़ाम अब जैसे 2 महीना बचा है एग्ज़ाम को, तो कोशिश करें कि हर हफ्ते 2 टेस्ट ज़रूर दें। उससे क्या होगा कि आपका प्रीलिम्स का होगा। एक बार जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर मेंस का स्ट्रैटेजी ही टोटली डिफरेंट हो जाता है। पेपर 1, पेपर 2, उसके बाद फिर ऑप्शनल। तो पेपर 1 में जहाँ तक मैंने देखा है, पेपर 1 में आपको स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जो 72 नंबर का क्वेश्चन 72 नंबर का बीपीएससी में पूछता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा स्टैट्स 20 मार्क्स का गलत हो गया था। एक क्वेश्चन 36 का 36 आया होगा, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने ऑप्ट किया था 8-8 नंबर का 2 क्वेश्चन, 10-10 नंबर का 2 क्वेश्चन था। तो 8-8 नंबर का मेरा 2 क्वेश्चन तो सही था, लेकिन 10-10 नंबर का जो 2 क्वेश्चन था वो गलत था। तो 20 नंबर मेरा वहीं पे एकदम टोटली रॉन्ग हो गया। अगर वो मेरा 20 सही हो जाता तो मेरा रैंक 196 से चल के मैं डबल डिजिट में मेरा रैंक रहता, विदिन 100 रहता और मुझे सर्विस भी बहुत अच्छी सर्विस मिल गई होती। तो स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। पेपर 2 अगर आप देखें, मेरा पेपर 2 बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे मार्क्स बहुत कम आया पेपर 2 में। मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि पेपर 2 में इतना कम नंबर आएगा। मुझे 126 मार्क्स आया, लेकिन जब मैंने और बाकी फ्रेंड्स लोग का देखा, उनको भी वही नंबर आया, 130, 126, 120, 118, किसी को 104 नंबर भी आया। हालांकि वो भी क्वालिफाई कर गए हैं और कोई 130 नंबर लाने के बाद भी क्वालिफाई नहीं किए। क्यों? क्योंकि उनका स्टैट्स नहीं बना है। जिनको पेपर 2 में 130, 140 नंबर आया है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनका स्टैट 72 में नंबर ही नहीं आया है, इसलिए उनको पेपर 1 में भी 130 रह गया। मेरा पेपर 1 में 175, 178 है। अगर मेरा और आता तो जो टॉपर को 191 आया तो मुझे भी 190 आ जाता। तो पेपर 1 में, तो पेपर 1 इज़ डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि पेपर 2 में आपको रिलायबल नहीं है कि कितना मार्क्स आएगा। पेपर 1 स्टैट्स अगर आपने 72 का 72 बना दिया तो रिज़ल्ट पक्का है। तो स्टैट्स पे बहुत फोकस करें पेपर 1 में। पेपर 2 वेरिएबल रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। मेरा भी घर आया तो मुझे लगा था बहुत अच्छा मेरा पेपर 2 गया है। लगा था कि पेपर 1 में कम नंबर आएगा, पेपर 2 में बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 में 60 नंबर का मेरा फ़र्क हो गया ऑलमोस्ट। समझ सकते हैं 60 नंबर कहाँ से कहाँ, 1 नंबर 2 नंबर पे 20-30 रैंक का ऊपर नीचे हो जाता है। तो पेपर 1 को बहुत अच्छे से देखें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शनल को बहुत अच्छे से देखें। ऑप्शनल में जिसको भी जो क्वालिफाई किया, जिसको 160 प्लस आया है, वो सब रैंक में आ गए हैं। चाहे वो रैंक लास्ट हो, चाहे रैंक वो मिडिल में हो, या रैंक वो टॉप में हो। 160 प्लस जिसको आया है वो सब अच्छे से क्वालिफाई किए हैं, क्वालिफाई कर गए हैं, नंबर अच्छा आया है उन्हें। तो ऑप्शनल को बहुत अच्छे से करें आप लोग। ऑप्शनल अगर अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा और रैंक भी अच्छा आएगा। तो सक्सेस का मंत्र है पेपर 1 में स्टैट और ऑप्शनल, इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। जैसे आप पेपर 1 और पेपर 2 को आप देख रहे हैं, वैसे ही आप ऑप्शनल को भी देखें। सर, और आपने आंसर राइटिंग कैसे की है? देखिए, आंसर राइटिंग के लिए तो आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने भी बहुत सारा किया था। आंसर लिखना तो बहुत चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करें, ऑप्शनल का करें, स्टैट का करें, जीएस का करें। लिखना तो पड़ेगा, तो लिखना में तो लिखना, देयर इज़ नो शॉर्टकट्स, तो लिखना तो बहुत पड़ेगा। जैसे कि सर यूपीएससी में क्या होता है, जो एक डेप फॉर्म भरा जाता है, तो जो पैनल होता है, बोर्ड मेंबर, उनके पास आपका सारा डिटेल्स होता है। तो क्या बीपीएससी में ऐसा कुछ होता है कि जो पैनल होता है उनके पास आपका सारा डिटेल्स होता है?
देखिए डैप फॉर्म तो एज सच यूपीएससी का जैसा होता है वैसे बीपीएससी में तो नहीं होता है, क्योंकि बीपीएससी में हम लोग जब फॉर्म भरते हैं, अपना सर्विस प्रेफरेंस देते हैं, तो वो बोर्ड मेंबर्स के पास मेरे ख्याल से नहीं जाता है, क्योंकि इंटरव्यू के आधा घंटा पहले ही जाके हमें जमा करना पड़ता है। तो बोर्ड मेंबर्स के पास शायद, मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन शायद बोर्ड मेंबर्स के पास हमारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। हाँ, लेकिन क्योंकि बोर्ड मेंबर्स खुद पूछते हैं, जैसे मैं भी गया था तो मेरे सबसे पहले मेरे ऐसे यही सवाल थे इंटरव्यू में कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, आपका क्या ऑप्शनल था, यही क्वेश्चन था सर लोग का। तो डिटेल्ड उनके पास नहीं होता। हाँ, लेकिन जब मॉक्स में देने जाता था तो मॉक्स में उन लोग के पास रहता था, तो खैर वो लोग उस रहे, लेकिन बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू में मेरे ख्याल से उनके पास नहीं रहता है, क्योंकि आधा घंटा पहले ही जाके हम लोग जमा करते हैं जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो सर जैसे कि बहुत से यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं कि इंटरव्यू में जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आप जिस गाड़ी से आए उस गाड़ी का कलर क्या था, ऐसा कुछ क्वेश्चन कभी आपको लगा? देखिए इंटरव्यू तो अब जो चेयरमैन सर होते हैं या बोर्ड में, उनके टोटली उनके विल पे है कि वो क्या क्वेश्चन पूछें। बहुत सारे कभी कभी तो ये भी पूछ देते हैं कि आप जो चश्मा पहने हुए तो उसका क्या लेंस है, लेंस अच्छा ठीक है आपका ये लेंस है तो इसको क्या सुधार, कि आपका क्या है लेंस का पावर क्या है, ठीक है तो इसको किस मेजर क्या आता है, इसका यूनिट क्या आता है, तो डायोप्टर। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे उनको पता थोड़ी, आपने उनसे गाड़ी का कलर पूछा तो आपने कहा रेड था, तो वो देखने थोड़ी। देखिए एक और बात बताना चाहूँगा कि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, कि जैसे मान लिया अगर आपसे पूछा कि कौन सा गाड़ी से आए तो आप हड़बड़ा गए हैं कि क्या कर रहे हैं, कि टेंशन है। लेकिन जनरली ये सब नहीं पूछा जाता, कि पता नहीं अगर पूछा भी गया होगा, किसी सक्सेसफुल कैंडिडेट ने अगर ये बोला होगा तो हो सकता है उनसे पूछा गया हो, लेकिन मेरे से ये सब कुछ वियर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट नहीं थे 95% से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। वो लोग भी बहुत ही हाईली विजडम, हाईली क्वालिफाइड रहते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उनसे एकदम प्योर रहना है, आपको कोई झूठी बात नहीं बोलनी है, एकदम ऑनेस्ट रहना उनके सामने। तो वो आपसे पूछते हैं कि बैकग्राउंड क्या है आपका, क्या सब्जेक्ट था, कैसे आपने, ठीक है आपका अगर जैसे मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया कि हिस्ट्री से थे ग्रेजुएशन, ये आ गए, ये मॉक्स में पूछा जाता था कि ये ज्योग्राफी क्यों स्विच कर गए, क्या कारण हो गई। लेकिन चूँकि इंटरव्यू में मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो मुझसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, और एक दो क्वेश्चन का जिसका मुझे जवाब नहीं आता था, तो चेयरमैन सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि बैंक डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह सब बहुत चल रहा है, कि आपके पास इसके बारे में जानकारी है। तो मैंने बोला कि सॉरी सर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर मैं बोल देता, हाफ हार्टेडली तो था, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन तो था, लेकिन मैं बोल देता कि हाँ सर कुछ, मैं बोलता कि हाँ सर ऐसे ऐसे हुआ है, तो उसका सर उसमें फिर डीप में चले जाते तो फिर मैं जवाब नहीं दे सकता, तो मैं फंस जाता। मैंने सीधे बोल दिया कि सर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब मैंने बोला कि ज़्यादा जानकारी नहीं है तो सर ने वो क्वेश्चन को वहीं पे ड्रॉप कर दिया, और फिर पूरे इंटरव्यू मुझसे उससे रिलेटेड कोई सवाल ही नहीं पूछा गया। फिर मुझे दूसरे टॉपिक में सर लोग शिफ्ट कर गए, ज्योग्राफी से पूछा, हिस्ट्री से पूछा, फिर थोड़ा जनरल टॉपिक से पूछा। एक दो सवाल में मैं अटक गया, जैसे सर ने पूछ दिया था मुझसे कि डोमेस्टिक वायलेंस को आप डिफ़ाइन करें। तो जैसे मैं डोमेस्टिक वायलेंस को एक जनरल एस्पेक्ट में बताना है तो सर ने मुझे रोका, मेंबर थे, तो उन्होंने रोका और मुझे बोला कि नहीं आप मुझे लीगल डेफिनेशन बताएं। तो मुझे तो लीगल डेफिनेशन उस समय इंटरव्यू में समझ में ही नहीं आया कि मैं लीगल डेफिनेशन क्या बताऊं। तो मैंने उस समय फिर भी मैंने जनरल ही जवाब दे दिया। तो उसके बाद फिर जब मैं घर आया तब मुझे पता चला अच्छा सर जो है लीगल डेफिनेशन जो पूछ रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस का, तो यानी आईपीसी का सेक्शन मेरे से पूछना चाह रहे थे कि आईपीसी में कौन सा सेक्शन पे आता है। तो मुझे वहाँ पर भी सर को सॉरी सर बोल देना चाहिए था, लेकिन चूँकि पॉलिटी अब हर दिमाग उस समय क्लिक नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैंने जवाब दिया। मुझे अच्छा नंबर आया है, मुझे 74 मार्क्स आया इंटरव्यू में। और बाकी जो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनको हुआ भी है तो उनको किसी को 65 है, किसी को 63 है। जो जिन लोग रेस से बाहर हो गए 2 नंबर 4 नंबर से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको 65 आया, किसी को 62 आया है, किसी को 60 आया, किसी को 30 नंबर भी आया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इंटरव्यू में एकदम अच्छे से जाएं और हॉलिस्टिकली तैयार करें, अपने को टेंशन फ्री रहें। इंटरव्यू का तैयारी बुक से पढ़ के नहीं हो सकता है। हाँ, करंट अफेयर्स जाने, बेसिक टॉपिक्स जो आपको मेंस में जो आप पढ़ चुके हैं वो तो आपको पता ही है, तभी आपने मेंस क्वालिफाई किया है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आइसोस्टेसी क्या है ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी में, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको ये पता नहीं, आपको पता ज़रूर है। लेकिन हाँ, वहाँ जाके आपको यही चीज़ को एक्सप्रेस करना है, ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना है। तो इंटरव्यू इज़ नथिंग बट ए टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज़ नॉट ए टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। जो नहीं आता है पोलाइटली सॉरी सर बोले,
जो आता है उसका जवाब कॉन्फिडेंटली बोले। 3-4 बार सॉरी, मेरी एक फ्रेंड है उसने 4 बार सॉरी बोला, उसको 80 नंबर आया है इंटरव्यू में। तो आप सोच लीजिए कि उसको कितना अच्छा। और एक और स्टूडेंट थे जो बोले कि हम सॉरी बोले ही नहीं थे, उनको 60 नंबर आया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर, जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है पोलाइटली झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्ट रहना है, जो आता है तो वो बोलना है। बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है एकदम, सॉरी बोल दीजिए नहीं आता है तो, क्योंकि वो और हाँ इंटरव्यू का माहौल इतना अच्छा तो वो आपको परेशान नहीं करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। नहीं आएगा ना तो चेयरमैन सर बोलेंगे अच्छा ये नहीं आ रहा आपको, अच्छा कोई बात नहीं छोड़िए ये वाला नहीं आ रहा, अच्छा ये सवाल बताइए। इतना अच्छा माहौल होता है। अगर आप सर से इंटरेक्ट करें, अच्छे से बोलें तो आपको नंबर अच्छा आएगा। हाँ पैनिक हो जाएंगे, सर जो बोल रहे हैं नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि जवाब देना तो गलत जवाब ही दे जा रहे हैं, तो नंबर उसी में कटता है। सर आप टाइम टेबल क्या फॉलो करते थे? देखिए टाइम टेबल तो हर यूपीएससी बीपीएससी एस्पिरेंट का क्या होता है, उन लोग हम भी टाइम टेबल बनाए हुए, लेकिन वो फॉलो नहीं होता है। अब बनाएंगे 6 बजे उठना है, 6 से 8 ये पढ़ने हैं, लिख तो लेते हैं, वो तो लिख तो लेते, लेकिन हम भी लिखते थे, फॉलो नहीं होता था। हाँ लेकिन जब मैं बहुत परेशान हो गया यार मेरा रूटीन फॉलो नहीं हो रहा, मैं टाइम टेबल बनाता था कि मुझे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक करंट अफेयर्स पढ़ना है, लेकिन उठता ही था 8:30 बजे, कभी 9 बज जाता था। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, एक स्टिकी नोट पे जितना बजे भी मैं उठा, चाहे वो 7 बजे उठ गया, 9 बजे उठा या 10 बजे ही उठा, उठने के बाद तो पता चल गया कि मेरे पास इतना टाइम है आज के दिन में। तो मैं क्या करता था, उठने के बाद फिर मैं लिखता था अच्छा आज 10 बजे मैं उठाऊँ, तो यानी कि अभी 45 मिनट में नाश्ता करके फ्रेश होना है, तो फिर मैं टाइम बनाता था कि इस समय आप सब 10:45 से लेकर इतना समय तक मुझे पॉलिटी पढ़ना है, उसके बाद फिर ये हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी, पर डे का रूटीन बनाता था मैं। ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता है बजाते कि आप एक रूटीन वीकली रूटीन बना के दीवार में चिपका दें तो वो दीवार पे ही रहेगा, अंदर वो आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो रूटीन के लिए पर डे बनाएं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर जैसे कभी कभी पढ़ते पढ़ते डीमोटिवेट हो जाते, तो जैसे बीपीएससी काफ़ी अच्छे लेवल का बिहार का एग्जाम माना जाता, तो आप मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं? देखिए पढ़ते पढ़ते जब लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं तो मैं बस उनसे ये कहना चाहूँगा कि अपने गोल पे स्टिक करें। डीमोटिवेशन सबको होता है, हमको भी होता था, जब पढ़ रहे हैं तो लगता था कि यार पता नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन सबको भूल के माइंड को रिफ़्रेश करें, हर चीज़ को देखें, मोबाइल भी चलाएं, अच्छा नींद लें, सोशल मीडिया पे भी रहें, उससे माइंड फ्रेश होता है, तो काफ़ी चीज़ अच्छे होते हैं। जब पढ़ाई करते करते जैसे डीमोटिवेट हो गए तो कोई मूवी देख ली, अच्छी मूवी देख ली है, लेकिन पढ़ाई पे स्टिक करना है, अपने गोल को कभी नहीं दिमाग से हटाना है कि हाँ मुझे क्वालिफाई करना है तो करना है, बस पढ़ाई करना है और क्वालिफाई करना है, इसी बार में क्वालिफाई करना है। ये नहीं सोचना चाहिए चलो करके देखते हैं, अगर नहीं हो सका तो अगला अटैम्प्ट तो है ही, वो कभी नहीं सोचना है। हाँ ये सोचना है कि मुझे इसी बार क्वालिफाई करना है, बस इसी बार क्वालिफाई करना है। सर जैसे जो नए स्टूडेंट है हाल ही में बीपीएससी से जुड़े हैं, जो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? देखिए जो नए स्टूडेंट है जो अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था बीपीएससी, मैं इससे पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो अटैम्प्ट कोई भी हो उससे मतलब नहीं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका 3-4 अटैम्प्ट हो गया है, नहीं कर पा रहे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो सही से नहीं टाइम निकाल पा रहे हैं। तो डेडिकेटेड होके बैलेंस्ड वे में पढ़ें और टेंशन ना लें कि मेरा नहीं होगा तो क्या करेंगे नहीं करेंगे। हर किसी का कुछ ना कुछ है ही, ऊपर वाले ने हर किसी के नसीब में बहुत अच्छा ही लिखा हुआ है, लेकिन हाँ मेहनत हमें करना है। ऊपर वाले ने हमें ये नहीं बताया कि मेरा नसीब क्या होने वाला है, इसीलिए तो हमें मेहनत करना है। तो मेहनत अच्छे से करते जाएं और पढ़ाई करें, ये नहीं सोचें कि मेरा नहीं होगा। जब हम क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप लोग भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बस पढ़ाई करें, डेडिकेटेड रहें और गोल ओरिएंटेड रहें तो ज़रूर आपका होगा। डीमोटिवेट नहीं होना है, अगर होते भी हैं तो ये सोचते हैं कि नहीं यार मेरा होगा, इसी बार होगा। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि देखा कि सर की संघर्ष की कहानी, यानी आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद।